हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस के टारगेट यूपी पीसीएस 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में। मैं हूं केवल आपके सामने। आज इस सीरीज का पहला वीडियो और हर बार की तरह हम शुरुआत करने वाले हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम से। बीते एक साल की जितनी भी राष्ट्रीय घटनाक्रम थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसे हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो आता जाएगा आपके सामने और हर वीडियो में कभी राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मिलेगा, फिर उसके अलावा आर्थिक परिदृश्य देखने को मिलेगा और इसी तरह से सारे खंडों पर एक एक करके साल भर की प्रमुख घटनाओं को हम आपके सामने लेकर आएंगे। और इसके साथ में उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की घटनाओं को भी हम एक साल की घटनाओं को एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आएंगे। और उत्तर प्रदेश बजट का वीडियो भी आपके लिए स्पेशली आएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके लिए उम्मीद है कि बहुत सारा लाभदायी भी होगा। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं आज राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। एक एक करके हम सवालों को देखेंगे, जैसा कि हम हर बार देखते हैं और इस बार भी हम देखेंगे और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और इसी के साथ ही हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहले सवाल को कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे पुल अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है। इस पुल की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर पुल की लंबाई है। अब देखिए, यह बात है कहां की? यह बात है मुंबई के पास की। वहां पे अटल सेतु का उद्घाटन हुआ है और बात करें कितना लंबा है तो 16.5 किलोमीटर प्लस 5.5, लेकिन मुख्य रूप से 16.5 किलोमीटर यह जल के ऊपर यानी कि समुद्र के ऊपर होगा और बाकी 5.5 किलोमीटर स्थल पर होगा और कुल होगा 21.8 किलोमीटर। पहले इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। इसी को कहा जाता था MTHL, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है हाल ही में और इसका नाम क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा सेवा अटल सेतु। तो याद रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा और नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसे कनेक्टिविटी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और एक तरह से देखा जाए तो ट्रैफिक से निजात दिलाने में मदद तो करेगा ही करेगा। अब इसी के साथ अगला सवाल कि हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां किया गया? इसका सही जवाब है हैदराबाद में किया गया एविएशन एक्सपो विंग्स 2024, वो भी इंडिया का है। तो यह अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा एविएशन एक्सपो है, जिसके माध्यम से एक तरह से देखा जाए तो जो विमानन सेवा है उस पर चर्चा होगी। यहां पर उस पर प्रयास किए जाएंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से जो भारत का नागर विमानन सेवा है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी कि हर आदमी किस प्रकार से अपनी यात्रा के एक नए साधन को इस्तेमाल कर सके उसका ध्यान रखा जाएगा। और 2047 के लिए मंच तैयार करने वाली बात है कि भारत को जब आजाद होने के 100 साल हो जाएंगे उस वक्त तक स्थिति को बेहतर करना है। अब बात करें यहां पर कहां पे यह हुआ था एक्सपो, तो यह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हुआ था। अब इसके बाद अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा? दूसरा स्थान रहा। किसकी बात हो रही है? इस्पात उत्पादन की। याद रखिएगा, यहां पे भंडारण का सवाल नहीं है, उत्पादन का है। तो इस्पात उत्पादन में तो भारत का स्थान तो दूसरा है, लेकिन पहला स्थान क्या किसका है? तो अगर आपसे कोई पूछ ले पहला किसका है तो आप बोलेंगे पहले नंबर पर है चीन। और दुनिया का जितना भी इस्पात उत्पादन होता है उसका आधे से ज्यादा 50% से भी ज्यादा चीन कर रहा है। इस वजह से वह पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पर भारत है। अब बात करें स्पंज आयरन की भी, तो इसके उत्पादन में पहले स्थान पर कौन है? तो भारत है। इसी रिपोर्ट में जिसमें यह बात पता चली कि इस्पात में भारत दूसरे स्थान पर है, इसी रिपोर्ट में बात पता चली है कि स्पंज आयरन में भारत पहले स्थान पर है। तो दोनों इस्पात और स्पंज आयरन दोनों में क्या स्थिति है यह आपको पता होना चाहिए। अब जो कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि अप्रैल नवंबर 2023 में इस्पात उत्पादन कितना रहा? 89.71 मिलियन टन। उसके बाद पिछले वर्ष से यह 14.3% अधिक था। अब यह अधिक हुआ उत्पादन, इसी वजह से स्थान इसका बदला। आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं है, आंकड़े सिर्फ आपको यह याद दिलाने के लिए हैं कि आखिर यह हुआ क्यों, दूसरे नंबर पे कैसे भारत आया, तो इस वजह से आया। अब देखिए अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर किस शैली में बना है? यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि आपने आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ा होगा। करंट अफेयर का वेटेज अपना अच्छा खासा है ही, लेकिन उसके साथ इतिहास, राज्य व्यवस्था और जो बाकी खंड है उनका वेटेज जो है आपकी परीक्षा में वह भी महत्वपूर्ण है। अब आपको पता है कि करंट अफेयर के प्रश्न हर साल जितने आते हैं उनकी संख्या बहुत है, तो कट ऑफ के निर्धारण में यह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और बाकी स्टैटिक पोर्शन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
लेकिन उस पर आप अच्छा खासा समय देते हैं। करंट अफेयर में कभी कभी उतना नहीं देते हैं। अगर आप साल भर से लगातार करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और इस सीरीज को रिवीजन सीरीज की तरह देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट अभी ज्यादातर करंट अफेयर आपने नहीं पढ़ा है, परीक्षा के कुछ समय पहले ही पढ़ना शुरू किया है, तो भी देर होने में एक चीज तो स्पष्ट है कि आप कम से कम कहीं पर पहुंचे ही नहीं, उससे बेहतर है देर से पहुंचे। अगली बार ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए जितना आपके पास समय है उसका आप मैनेजमेंट कीजिए और इस सीरीज को बेहतर तरीके से देखिए, इसका रिवीजन कीजिए। चलिए, नागर शैली की बात हुई थी, तो नागर शैली में इस बात का ध्यान रखना है कि उत्तर भारत के मंदिर रहते हैं। उसके बाद मुख्य रूप से दक्षिण भारत के मंदिर आपको मिलेंगे किसमें? द्रविड़ शैली में। फिर नागर और द्रविड़ शैली से मिलकर एक बेसर शैली के बारे में भी जानकारी है। ये तीनों शैलियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल के लिए राम मंदिर की अगर बात करें तो अभी 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई इस मंदिर में, भगवान राम की, श्री राम जी की। और बात करें आधारशिला 5 अगस्त 2020 को इसकी रख दी गई थी। और यह पूरा का पूरा परिसर कितने एकड़ में है? 70 एकड़ में बना हुआ है। और जो इसके शिखर की ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचाई जो शिखर की है वह 161 फीट है। तो याद रखिएगा, गर्भगृह से शिखर की अधिकतम ऊंचाई 161 फीट है, 70 एकड़ में बना है। और यह जो मंदिर है इसमें जो भगवान राम की जो मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, उस मूर्ति को बनाने वाले व्यक्तित्व तो कौन है? अरुण योगीराज। इनका नाम अभी बहुत चर्चा में है। तो अरुण योगीराज ने जिस खास मूर्ति को बनाया है, शालीग्राम पत्थर से बनाया है, कर्नाटक से प्राप्त हुआ था यह पत्थर। और इसको उन्होंने एक ही पत्थर से पूरी पूरी मूर्ति बनाई है जो कि 200 किलोग्राम की है। और ऊंचाई की बात करें तो 4.24 फीट लंबी है। चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई जो है वह लगभग 3 फीट के आसपास है। अब भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं वो सारे के सारे इसमें किनारे की तरफ बनाए गए हैं। जैसे कि पहला मत्स्य है, दूसरा कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि जो कि 10वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। अब उसके अलावा सूर्य भगवान भी बने हैं, स्वास्तिक, ओम, चक्र, गदा भी यहाँ ऊपर की तरफ बनाया गया है। यहाँ पर नीचे कमल के ऊपर इन्हें बनाया गया है। अब बात करें भगवान राम की जो ये मूर्ति बनाई गई, अरुण योगराज ने बनाया, तो इसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि 5 वर्ष के बच्चे की तरह ये दिखाई दे और ऐसा मूर्ति को देखने में प्रतीत भी होता है। एक सवाल इस बार टारगेट इस यूपीपीसीएस में हम जिक्र कर सकते हैं, जिस पर चर्चा कर सकते हैं, वो ये है कि अभी हाल ही में जब यूपी के इंटरव्यू चल रहे थे यूपीपीसीएस के, तो उस इंटरव्यू में सवाल भी पूछे जा रहे थे कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। तो आप इस तरह से अपने आप को अवगत रखिए। कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं आपको लगता है शायद ये प्रारंभिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, मुख्य परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हो सकता है कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएं। वो इसी तरह का सवाल था कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा है क्या। अब आपको पता ही नहीं है प्राण प्रतिष्ठा क्या है। देखिए, जब भी कोई मंदिर बनता है, वहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब यह है कि उस मूर्ति को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। क्योंकि यह उत्तर भारतीय शैली मंदिर है, नागर शैली का मंदिर है, तो नागर शैली का मंदिर देखिए ऊंचे चबूतरे पर बनता है। ये देखिए ऊंचा चबूतरा है जिसके ऊपर यह पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है, ऊंचाई पर बनता है। और गर्भगृह में मूर्ति स्थापित की जाती है और फिर वहां पर प्राण प्रतिष्ठा जब होती है, तो प्राण प्रतिष्ठा में मूर्ति में, जैसे कि शुरुआत में कहने के लिए तो मूर्ति क्या है, एक सिर्फ पत्थर है, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा करके मंत्रों के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि जो देवता हैं जिनका हम आवाहन करते हैं वो उस मूर्ति में उसमें जीवन प्राप्त कर लें, यानी कि उस मूर्ति में जीवन आ जाए देवता के रूप में। तो ऐसी अवधारणा मानी जाती है और इसी आधार पर प्राण प्रतिष्ठा होती है। इंटरव्यू का सवाल था इसलिए मैंने एक बार सोचा आपसे बता देता हूं। अब बात की जाए हाल ही में किसने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग जारी की है। देखिए, आकांक्षी जिला कार्यक्रम आपने सुना था, उसी तरह से एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ब्लॉक लेवल पर भी उसी तरह से प्रोग्राम शुरू हुआ, इसमें भी डेल्टा रैंकिंग जारी की गई। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम की शुरुआत तो देखिए 2018 में हुई थी। आकांक्षी जिले कितने हैं आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है, तो कौन करेगा? नीति आयोग ही करेगा। अब नीति आयोग ने की पहली बार हाल में, और वहां पे जो तेलंगाना का तिरयानी कुमरम भीम ब्लॉक था वह शीर्ष स्थान पर है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी ब्लॉक दूसरे स्थान पर है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसकी जो
शुरुआत हुई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की 7 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था, लेकिन डेल्टा रैंकिंग अभी हाल में ही पहली बार आई है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब अगला जो है, इसमें कुछ जोन वाइज भी बताया गया है कि हर जोन में कौन किस स्थान पर है। तो कुल मिला के 6 जोन बनाए गए थे इस एस्पिरेशनल ब्लॉक के लिए, कि डेल्टा रैंकिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहले जोन में कौन सा है, पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य है। अब ये ब्लॉक को, ये एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम देखिए उस तरह से है जैसे आकांक्षी जिला कार्यक्रम था, कि वे जिले जिनकी स्थिति ठीक नहीं है वहां पर और बेहतर उन्हें किए जाने की, वहां पर सुविधाओं को, बुनियादी ढांचे को बेहतर किए जाने की जरूरत है। उसी तरह से ब्लॉक लेवल पर भी जब बेहतर किए जाने के लिए उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत महसूस हुई तो यह प्रोग्राम शुरू किया गया। डेल्टा रैंकिंग में इनकी स्थिति का अंदाजा लगता है और इसी से कुछ जोन के आधार पर इनकी डेल्टा रैंकिंग में क्या स्थिति है वह पता चलती है। तो पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जो जोन 1 है, वहां पे साथ साथ द्वीप को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो देखिए पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः क्या है, अमरी ब्लॉक है जो कि पश्चिम करबी आंगलोंग असम में है। असम में है पहले स्थान पर क्या है, अमरी ब्लॉक, ठीक है। और उसके बाद दूसरे स्थान पर मिजोरम का है नागोपा ब्लॉक, सैतुअल जिला है वहां का। उसके बाद जोन 2 में देखिए उत्तर भारतीय राज्य शामिल हैं। हर जोन में कोई खास क्षेत्र मिलेगा भारत के भूगोल का। अब देखिए उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के हरैया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के बिरनो ब्लॉक ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कम से कम पहला तो सबका पता ही हो, और उत्तर प्रदेश का तो दोनों ही हो कि जोन 2 में उत्तर प्रदेश है उत्तर भारतीय राज्य में, और पहला और दूसरा देखिए दोनों उत्तर प्रदेश के हाथ लगा है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब देखिए दक्षिण राज्यों में जोन 3 में मस्की ब्लॉक रायचूर कर्नाटक, और उसके बाद नारनूर का आदिलाबाद तेलंगाना। फिर पश्चिम भारतीय राज्य जिसको हम जोन 4 में रखेंगे, उसमें देखिए कौन कौन से हैं, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सिरोंचा ब्लॉक है, और उसके बाद अहेरी ब्लॉक है, यह दूसरे स्थान पर है और दोनों एक ही जिले में है। उसके बाद जोन 5 में देखिए, जोन 5 के तहत मध्य भारत आता है और मध्य प्रदेश के धार जिले का तिरला ब्लॉक और बड़वानी जिले का पाट ब्लॉक, यानी कि धार और बड़वानी जिला दो नाम आते हैं और दोनों के अलग अलग ब्लॉक है। तो हमें जिले पे ध्यान नहीं रखना, यहाँ पे ब्लॉक की बात हो रही है, आकांक्षी जिला नहीं है। उसके बाद देखिए जोन 6 में शामिल पूर्वी भारत में बिहार के सीवान जिले का आंदर और झारखंड के दुमका में रामगढ़ शीर्ष स्थान पर रहा। तो आप देख सकते हैं किसी ना किसी जोन में कहीं पे मध्य प्रदेश दिखाई देता है, और उत्तर वाले जोन में उत्तर भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। फिर उसके बाद आप देखें तो झारखंड पूर्व वाले में दिखाई देता है, बिहार भी दिखाई देता है। फिर हमने पहाड़वी और पूर्वोत्तर राज्य और द्वीप के लिए भी देखा। उसके अलावा हमने दक्षिण भारतीय राज्य में देखा। तो सारी जगह पे आकांक्षी जो ब्लॉक हैं उनकी रैंकिंग है उसका अंदाजा यहाँ पे दिखाई देता है। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल पे। हाल ही में 10,000वें जन औषधि केंद्र का लोकार्पण कहां किया गया है? झारखंड में देवघर में किया गया है। बात किसकी की जा रही है? 10,000वें जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र कोई भी खोल सकता है, उसमें जो भी लाभार्थी के लिए पात्रता होती है उस पात्रता की शर्त को जब कोई पूरा करेगा तो उसको 1.5 लाख रुपए तक की सुविधा मिलेगी। जन औषधि केंद्र यानी कि इसको सामान्य भाषा में कहें तो ऐसी दुकान जहां पर दवाइयां मिलेंगी, वह औषधि जन औषधि केंद्र कहलाएगा, जिसमें भारत सरकार इसमें सहायता करेगी, इसमें ऋण उपलब्ध मतलब आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी। और उसमें आर्थिक सहायता जब उपलब्ध करा रही है उसके साथ साथ यह भी फायदा हो रहा है कि यहाँ जो दवाइयां हैं उसमें मुनाफा मिलेगा जो भी जन औषधि केंद्र खोलेंगे, प्लस दवाइयां यहाँ सस्ती भी मिलेंगी। तो 10,000वां जन औषधि केंद्र था, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। अब देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने मिशन कर्मयोगी का विस्तारित संस्करण लॉन्च किया है। यह मिशन किससे संबंधित है? लॉन्च किसने किया है मिशन योगी का विस्तारित संस्करण? केंद्रीय मंत्री ने। अब यह महत्वपूर्ण नहीं कि किस मंत्री ने, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि मिशन कर्मयोगी आखिर है क्या। यह सिविल सेवकों के क्षमता निर्माण से संबंधित है। देखिए कोरोना काल के दौरान वर्ष 2020 में मिशन कर्मयोगी सामने आता है और मिशन कर्मयोगी के तहत यह प्रयास करने की कोशिश की जाने लगी कि देश में जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी स्थिति को, जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमता को, उनकी इफिशियंसी को, उनके कार्य को और दुरुस्त किया जा सके, उनसे बेहतर आउटपुट प्राप्त किया जा सके। अंतिम बात यही है, इसके लिए मिशन कर्मयोगी है। तो इसका जो वर्ष निर्धारित है इस मिशन कर्मयोगी के लिए 2020 से 2025 तक का समय है। अब देखिए हाल ही में 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का उद्घाटन किया गया। कहां किया गया? गोवा में किया गया। अब इस उद्घाटन में
जो एक महत्वपूर्ण पुरस्कार मिला। माधुरी दीक्षित भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए विशेष सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। अब देखिए पुरस्कार का नाम क्या है, 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, और यह भारतीय है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। तो यह जो है पहली बार वर्ष 1952 में शुरू हुआ था और उसके बाद अभी 54वां चल रहा है, बीच में गैप आया था। अब देखिए, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के पहले इसी से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। इसी फिल्म महोत्सव में कुछ अवार्ड दिए गए, जैसे कि गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता पुरुष एंडलेस बॉर्डर्स के लिए पौरिया रहीमी, देखिए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला में पार्टी ऑफ फूल्स के लिए मिलानी थिएरी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्लागास लेसन्स के लिए स्टीफन डेरेव, विशेष जूरी पुरस्कार कंतारा के लिए ऋषभ शेट्टी, कंतारा फिल्म बहुत लोगों ने देखी भी है, ऋषभ शेट्टी का नाम याद आ गया होगा। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक रेगर आजाद काया को उनकी सीरियाई अरब गणराज्य की फिल्म वेन द सिडलिंग्स को ग्रो के लिए दिया गया। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पंचायत सीजन 2, फिर उसके बाद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को दिया गया। ये महत्वपूर्ण थे जो आपको पता होने चाहिए। अब उसके बाद अगला, हाल ही में किसने वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2023 जारी की है? वैश्विक टीवी रिपोर्ट 2023 जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, यानी कि WHO के द्वारा। और इस रिपोर्ट में यह बात पता चली है कि जो भारत है, सबसे ज्यादा टीवी के मामले भारत में हैं। और मामले कितने हैं? 2.8 मिलियन टीबी के मामले हैं, और पूरी दुनिया में सर्वाधिक मामले हैं। तो टीबी के लिए एक जो दुनिया में लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2030 तक का टीबी उन्मूलन के लिए, और भारत ने कुछ वर्ष पहले अपना लक्ष्य डिसाइड किया था 2025 तक का। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या स्थिति बनती है। अब यह जो है टीबी कैसे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। शरीर के अंगों में से किसको प्रभावित करता है? मुख्य रूप से देखें तो फेफड़े को, जो फेफड़े के चारों ओर की परत जिसको फुसफुस बोलते हैं उसको, लिम्फ नोड्स को, आंत को, रीढ़ को और मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 पर वार्षिक रिपोर्ट किसने प्रकाशित की? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अब सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय जो रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है उसका नाम क्या है? इसका नाम है वार्षिक रिपोर्ट सड़क दुर्घटनाएं 2022। अब देखिए इसमें जो दुर्घटनाएं हैं उसमें बताया गया कि कुल 4,61,312 दुर्घटनाएं हुई, जिनमें से 1,68,491 लोगों की जान चली गई और उसमें 4,43,366 लोग घायल हो गए। अब इसी में से यह बात पता चलती है कि पिछली बार की रिपोर्ट की तुलना में इस बार 11.9% मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। मौतों में 9.4% की वृद्धि देखने को मिलती है और चोटों में 15.3% की वृद्धि देखने को मिलती है। अब आप खुद सोचिए कि सड़क दुर्घटनाएं अमूमन किस वजह से होती हैं? लापरवाही से हो रही हैं, यातायात नियमों को ना मानने से हो रही हैं, और अधिकतर गलतियां ये होती हैं कि हम यातायात नियमों को उस हद तक ही मानते हैं जिस हद तक हमें चालान न भरना पड़े। तो यह हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपनी जान का ध्यान दें, ना कि सरकार हमारी जान का ध्यान दे। चलिए, किस राज्य ने हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण व बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है? उत्तर प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहां पे जानने वाली बात यह है कि जो हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पाद के लिए यह जो दिया जा रहा था, एक तरह से कहा जाए कि यह प्रमाणित करने की कोशिश की जा रही थी कि यह जो उत्पाद रहेगा यह हलाल उत्पाद है, यानी कि यह इस्लामिक जो कानून है उनके हिसाब से खरीद सकता है कोई व्यक्ति जो इस्लाम से जुड़ा हुआ है, उसके आधार पर यह उत्पाद है। लेकिन इन बातों का ध्यान रखा गया है जो इस्लाम में कही जाती हैं कि ध्यान रखना चाहिए, उस आधार पर यह इस्लामिक आधार पर यह प्रमाण मिलता है कि किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी योग्य चीजें हैं या सही तरीका है किसी उत्पाद को तैयार करने का, उन बातों के आधार पर ही ये मिलता है। तो इस प्रकार का प्रमाण कोई भी दे रहा था, इस बात को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि प्रमाण देने का काम, खाद्य पदार्थों में प्रमाण देने का काम सिर्फ एक ही संस्था भारत में करती है, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। साफ साफ मना कर दिया गया और इससे यह बात स्पष्ट की गई कि ऐसा आगे भी कोई नहीं कर सकता। और फिलहाल की स्थिति में जो कर रहा है वह FSSAI करता है, जो खाद्य पदार्थों के लिए भी प्रमाणीकरण का काम करता है, यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के माध्यम से। और इसको स्थापित किसके माध्यम से किया गया है, हो सकता है सवाल इस पे आ जाए। खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006
के तहत इसको स्थापित किया गया है। सांविधिक निकाय है, किस प्रकार का है तो याद भी रखिएगा, सांविधिक निकाय है। और किसके माध्यम के अंतर्गत है, किस मंत्रालय के अंतर्गत है, तो आप बोलेंगे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत है। और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो आप कहेंगे दिल्ली में। FSSAI के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए अब उसके बाद देखते हैं अगले सवाल की तरफ। हाल ही में कहां भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन किया गया है? साहिबाबाद में किया गया है। किसका उद्घाटन? RRTS का उद्घाटन। ये क्या है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS, पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा है। इसी को क्या बोला जाता है? रैपिड एक्स बोला जाता है। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें मुख्य रूप से होना यह है कि ट्रेन की रफ्तार लगभग कुछ इतनी रहेगी, सेमी स्पीड की ट्रेन है। और यह जो है मुख्य रूप से जो रूट है इसके दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो 8 कॉरिडोर बनेंगे। 8 कॉरिडोर अभी फिलहाल के लिए तय हुए हैं कि बनाए जाएंगे, और 8 कॉरिडोर में से पहले चरण में 3 कॉरिडोर बनेगा। अब वो 3 कॉरिडोर में से एक कॉरिडोर का हिस्सा है साहिबाबाद। तो इस किस कॉरिडोर का है, तो यह है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का। अभी यह पूरा कॉरिडोर तैयार नहीं हुआ है, कुछ किलोमीटर की दूरी ही इसमें कवर की गई है, बाकी अभी निर्माण कार्य जारी है। उसके बाद दिल्ली गुरुग्राम SNB अलवर कॉरिडोर है, यानी कि दिल्ली से अलवर कॉरिडोर हो गया। फिर उसके बाद दिल्ली पानीपत कॉरिडोर हो गया। तो कितने हो गए? 3 कॉरिडोर हो गए, 5 और बनेंगे, कुल 8 बनेंगे। पहले चरण में 3 बन रहे हैं। और इसी में से दिल्ली मेरठ कॉरिडोर का के बीच में ही आता है साहिबाबाद, और यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य में प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र में किया गया है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है? कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए इसका शुरुआत किया गया है। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए, यानी कौशल प्रशिक्षण देने के लिए क्या शुरू किया गया है? प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र का शुभारंभ। अब देखिए अगला सवाल, हाल ही में PM गतिशक्ति योजना शुरू की गई, यहां पे शुरू होगा। अगला सवाल है, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन PATA ट्रेवल मार्ट 2023 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। और यह पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का बात करें तो कौन सा संस्करण है? 46वां संस्करण है। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन 1951 में इसको शुरुआत देखने को मिलती है। मुख्यालय इसका कहाँ है? बैंकॉक में है। अब देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ट्रेवल को लेकर के, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो पर्यटन को लेकर के एसोसिएशन यह बनाया गया है, पर्यटन को विकास में ध्यान में रखते हुए कि उस क्षेत्र में आपस में चर्चा की जा सके इन क्षेत्रों के सदस्यों के द्वारा। चलिए अब आगे देखते हैं, हाल ही में किसने विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश विकसित किया है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने विकसित किया है। नाम क्या है? विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश। याद रखिएगा इसका लक्ष्य क्या है? निर्णय लेने और शासन में व्यापक सफलता प्राप्त करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यानी कि कुल मिला के इसके माध्यम से प्रयास यह किया जा रहा है कि डिजिटल होते भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से किया जा सकता है, जिससे कि मानव संसाधन को और बेहतर किया जा सके। इसमें 28,000 से अधिक CBSE स्कूल, 13 लाख से अधिक शिक्षक और 3 करोड़ छात्रों के डेटा का जानकारी मौजूद होगा। मतलब उनकी क्या स्थिति है, उनके बारे में जो भी जानकारी है, स्कूल, शिक्षक और विद्यार्थी तीनों के स्तर पर जानकारी इस जगह मौजूद होगी, जिसका एक्सेस पहुंच लोगों के पास रह सकेगा। अब आगे देखिए, भारत सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कार कितनी श्रेणी में दिए जाते हैं? देखिए ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह 4 श्रेणियों में। अब 4 श्रेणी कौन कौन सी है, उसके पहले ये जान लीजिए कि किस लिए दिया जाता है। तो मुख्य रूप से ये किस लिए दिया जाता है? यह दिया जाता है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अगर कोई खास उपलब्धि किसी ने हासिल की है तो उसे। पहली श्रेणी है विज्ञान श्री पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट जो कार्य करेगा उसको मिलेगा। फिर उसके बाद देखिए विज्ञान टीम पुरस्कार, ये पुरस्कार 3 या अधिक लोग जब कुछ काम करते हैं विशेष किस्म का तो उसको दिया जाता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया जाता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार है एक विज्ञान श्री पुरस्कार है, फिर विज्ञान टीम पुरस्कार है।
अब यह 3 या 3 से अधिक लोगों के लिए दिया जाता है कुछ विशेष कार्य करने पे। और उसके बाद विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है। अब विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में मुख्य बात यह है कि उन वैज्ञानिकों को दिया जाएगा जिनकी अधिकतम आयु 45 वर्ष है। मतलब 45 वर्ष से बाकी समय देखिए उम्र डिसाइड नहीं की गई थी। विज्ञान रत्न में, विज्ञान श्री में और विज्ञान टीम में, विज्ञान टीम में अंतर क्या था कि एक से ज्यादा लोग हैं लेकिन उम्र का नहीं था। लेकिन आप यहां देखें तो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में नाम भी लिखा है विज्ञान युवा और अधिकतम उम्र भी 45 बताई गई है। तो यहां पर भी जो योगदान रहेगा उतना ही महत्व का है, लेकिन यहाँ पे उम्र कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे बात आती है शांति स्वरूप भटनागर का जिक्र है, तो आपको पता होना चाहिए कि शांति स्वरूप भटनागर हैं कौन। CSIR के संस्थापक माने जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर। इसी वजह से इनके नाम पर यह पुरस्कार पड़ा है। अब इस पुरस्कार की घोषणा कब की जाती है, कोई पूछ लेगा तो आप बताएंगे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा की जाती है, मतलब इन चारों श्रेणियों में। और इसके लिए एक समारोह कब होता है, जब यह पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, तो यह समारोह 23 अगस्त को होता है जब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। इस दिन ये सारे के सारे पुरस्कार जिन्हें के नाम पर घोषणा हुई थी उन्हें प्रदान किए जाते हैं। तो घोषणा कब हो रही है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के दिन 11 मई के दिन। हमें कुछ दिवस भी याद हो गए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस याद हो गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के दिन दिया जाता है। अब विज्ञान से जुड़े हुए दिवस देख रहे हैं तो एक दिवस और देख लीजिए कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 3 दिवस के बारे में हमें पता चल गया और ध्यान रहेगा। अब देखिए 2023 में किस मंत्रालय ने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल SID लॉन्च किया। कौशल विकास और उद्यमशीलता, देखिए स्किल इंडिया डिजिटल लॉन्च किया है किस मंत्रालय ने, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने। काम क्या है, देखिए इसका काम है स्किल इंडिया डिजिटल की बात कर रहा है, यानी कि भारत में कौशल, शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता परिदृश्य को रूपांतरित करने में। कोई शिक्षित होगा और उसे कुशलता प्राप्त होगी, इसके माध्यम से तो वह और बेहतर होगा, और जब वह कोई इंसान बेहतर होता है तो उसे कुछ ना कुछ उपलब्ध होता है, वह यहाँ पर क्या होगा, रोजगार होगा। हाल ही में किस वायरस संक्रमण से निपटने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICMR ने ट्रूनेट जांच की अनुमति दी है। देखिए ट्रूनेट जांच क्या है ये पूछ सकता है, TRUENAT, ट्रूनेट जांच क्या है। तो ट्रूनेट जांच जो है निपा वायरस के लिए इसके माध्यम से जांच किया जाता है। अब ट्रूनेट जांच क्या है, इसकी अनुमति कौन देता है, 2 सवाल तो बनते ही हैं। फिर एक सवाल यह है कि आखिर ये निपा वायरस क्या है। तो निपा वायरस जो है, केरल में यह वायरस जो है फैल रहा है और इसके केसेस कहां देखने को मिल रहे हैं, मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केरल में यह ज्यादा देखने को मिले हैं। केरल ही चर्चा में रहा है निपा वायरस के लिए। अब ट्रूनेट क्या है, एक चिप आधारित बैटरी से चलने वाला RT-PCR किट है। जैसे कोरोना के लिए RT-PCR किट था, लेकिन यह अलग है, चिप आधारित है और बैटरी से चलने वाला है। और अब आपसे कोई पूछ लेगा निपा वायरस क्या है, तो आप बताएंगे निपा वायरस जूनोटिक वायरस। विस्तार से चर्चा हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना आपको जरूर पता होना चाहिए। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन 1911-1949 में नाम परिवर्तन हुआ। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने वाला विश्व का कौन सा देश बना। अब देखिए ICMR की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1911 में हो गई थी, और 1911 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो किस नाम से हुई थी, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। और 1949 में फिर इसका नाम बदल गया और ICMR यह हो गया। अब अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा यहीं से है, हम थोड़ा सा ऐसा एडिट हो गया कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां से शुरू करते हैं कि भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराने वाला विश्व का कौन सा देश बना, पहला देश बना। याद रखिएगा सफल लैंडिंग कराने वाला चांद पर चौथा देश है, लेकिन साउथ पर अगर देखा जाए, साउथ पोल पर, तो उस पर पहला देश है। तो यह महत्वपूर्ण बात है। कब पहुंचा था, 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। लॉन्च कब हुआ था, 14 जुलाई 2023 को हुआ था। तो कौन से वो देश हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए पहले 3 देश कौन है। फिलहाल के लिए हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत NCAP लॉन्च किया है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, प्रतिस्पर्धी सुरक्षा मानकों सुधारों का पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है, जो सुरक्षा सुधार किए जा सकते हैं और उस पर एक बेहतर क्या किया जा सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए यह किया जाएगा। और इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2023 को की गई है। ऑटोमोटिव
स्टैंडर्ड AIS 197 पर आधारित होगा यह असेसमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पे दुर्घटना परीक्षण की स्थितियों के तहत वाहन प्रदर्शन का तुलनात्मक मूल्यांकन करा जाएगा कि दुर्घटना में परीक्षण के दौरान वाहन की क्या स्थिति थी, क्या उसमें बेहतर किया जा सकता है सुधार, जिससे कि दुर्घटना से के दौरान बचा जा सके। अब उसके बाद देखिए, सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए PM ई बस सेवा के तहत कितने करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है? 57,000 करोड़ का आवंटन स्वीकृत किया गया है। किसके माध्यम से? सिटी बस संचालन के लिए PM ई बस सेवा के माध्यम से। तो PM ई बस सेवा जो है किसके माध्यम से में क्या हो रहा है? सिटी बस का संचालन किया जाएगा। कितनी सिटी बस होंगी? 16 अगस्त 2023 को इसके लिए शुरुआत की गई और कितनी है? लगभग 10,000 सिटी बस हैं। और ये 10,000 सिटी बस PPP मॉडल के दौरान के तहत बनाई जाएंगी। PPP मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि सरकार भी इसमें पैसा लगाएगी, जनता भी इसमें पैसा लगाएगी और उसके माध्यम से यह पूरा पैसा इकट्ठा होगा और उसके बाद सिटी बस, किस प्रकार की सिटी बस होगी? यह ई बस सेवा होगी, यह शुरू की जा सकेगी। अब अगला देखिए, हाल ही में उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। नाम क्या है? उल्लास मोबाइल ऐप। अब उल्लास मोबाइल ऐप जो है एंड्रॉइड और आईफोन दोनों मोबाइल में आपको मिल जाएगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। और यह शिक्षा से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यह जो है NCERT के दीक्षा पोर्टल से कनेक्ट है। अब NCERT के दीक्षा पोर्टल से अगर यह ऐप कनेक्ट है, इसका मतलब यह हुआ कि जो शिक्षा के सोर्स या शिक्षित होने के लिए जो भी सोर्स NCERT के दीक्षा पोर्टल पर मौजूद हैं, उसका एक्सेस इस ऐप के माध्यम से हो सकेगा। तो पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए अपने आप में शानदार ऐप है, शानदार प्लेटफॉर्म है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। GI टैग पाने वाले उत्पादों के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है? मतलब कि अब तक जितने भी GI टैग मिले हैं, सर्वाधिक GI टैग किस राज्य को मिला है? तो वह मिला है तमिलनाडु को 58। आप याद करिए कि अभी टोटल जो वेटलैंड्स हैं उसमें भी यह पहले नंबर, जो रामसर साइट है, रामसर साइट के मामले में भी यह पहले नंबर पर है। अभी रामसर साइट को तो छोड़ दीजिए, हम बात करने वाले हैं किसके? GI टैग के मामले में। तो GI टैग के मामले में 58 के साथ यह पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर वो है जिसकी ये परीक्षा उत्तर प्रदेश की हम बात करने वाले हैं। 50 से अधिक उत्पादों के साथ उत्तर प्रदेश है। उसके बाद 48 उत्पादों के साथ कौन है? कर्नाटक है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कितनी संख्या है? तो देख सकते हैं तमिलनाडु 58, फिर उत्तर प्रदेश वो भी 50 से अधिक है, फिर उसके बाद 48 के साथ कर्नाटक। हो सकता है कि ये संख्या बढ़ घट जाए, लेकिन फिलहाल अभी पहले नंबर पे तो तमिलनाडु रहेगा ही रहेगा। अब उसके बाद अब बात करें ये GI टैग आया कैसे अस्तित्व में? इसकी शुरुआत हुई जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इसके माध्यम से GI टैग की शुरुआत हुई। GI टैग क्यों दिया जाता है किसी उत्पाद को? किसी खास क्षेत्र से जिसका संबंध है और वह उस क्षेत्र की विशेषता है और उस विशेषता के आधार पर उस क्षेत्र का नाम हो सके, वहां के लोगों का नाम हो सके और वहां के लोग इस वजह से ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सके, क्योंकि उनके नाम से वह उत्पाद जाना जाएगा। उस जगह से उसका नाम जुड़ेगा कैसे? GI टैग के माध्यम से। तो इसके माध्यम से लाभ हो भी रहा है कई उत्पादों को, उन उत्पादों का भी नाम हो रहा है और उत्पादक का भी, यानी कि उत्पादक वाले क्षेत्र का भी नाम हो रहा है, क्योंकि उसकी विशेषता है वह क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई, यानी कि यह जो कानून है लागू कब से हुआ? 2003 में। चलिए अब आगे देखते हैं। 2023 में नीति आयोग ने भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 नामक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया? तो यह तीसरा संस्करण था। नाम क्या था? निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022। यानी कि राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात को लेकर क्या तैयारी है, वहां क्या बुनियादी ढांचा है, किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, इस क्रम में उसका शीर्ष स्थान कौन है? तो देखेंगे तो तमिलनाडु शीर्ष पर है, फिर दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और फिर तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। पहाड़ी और हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड शीर्ष पर है। और जो स्थलरुद्ध क्षेत्र है, मतलब जिनका संबंध समुद्र से नहीं है और वो पहाड़ी भी नहीं है, ऐसे कौन से हैं? तो उसमें हरियाणा शीर्ष पर है और उसके बाद फिर तेलंगाना है, फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इस तरह से बना हुआ है। केंद्र शासित प्रदेशों और छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर है। और सारे किस आधार पर? निर्यात तैयारी इंडेक्स 2022 के आधार पर। चलिए
अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 रिपोर्ट जारी की है? किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने यह प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स जो जारी की है, इसके माध्यम से स्कूलों की स्थिति का यह पता चलेगा और स्कूलों की स्थिति के माध्यम से हर राज्य का यह पता चलेगा कि कौन से राज्य में क्या स्थिति है और क्या उनकी स्कोर है, मतलब कि एक स्कोर दिया जाएगा और उसके माध्यम से जो 91 से 100% जो हासिल करेगा उसे दक्ष ग्रेड मिलेगा, फिर उसके बाद 81 से 90 जो करेगा उसे उत्कर्ष मिलेगा। इसी तरह से ग्रेडिंग दी गई है। इससे पता चलेगा हर राज्य में क्या शिक्षा की स्थिति है, स्कूलों की क्या स्थिति है। चलिए, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में किया है सिकल सेल एनीमिया का शुभारंभ। लक्ष्य देखिए क्या है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। सिकल सेल एनीमिया मुख्य रूप से अनुवांशिक रोग है। अब देखिए इसमें होता क्या है। फिलहाल के लिए अगर बात करें कि इस जो खत्म करने की बात है, 17 राज्यों और 278 जिलों में यह लागू किया गया है। जो मिशन है यह सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन मिशन को खत्म करने के लिए, मतलब कि इस सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए जो उन्मूलन मिशन है 2047 तक में समाप्त करना है सिकल सेल को। तो कितने राज्यों में? 17 और 278 जिलों में। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि सिकल सेल है क्या, तो सिकल सेल अगर कोई पूछेगा तो क्या है, तो आप कहेंगे सिकल सेल दरअसल आरबीसी में ऑक्सीजन पहुंचाने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन है। तो उस हीमोग्लोबिन में समस्या जब आ जाती है या वह असामान्य हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आरबीसी नष्ट होने लगते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो आरबीसी जब नष्ट होने लगते हैं तो होता यह है कि यह किस प्रकार की संरचना ले लेते हैं? सिकल के आकार की, जिसको हम बोलते हैं हसियाकार या सिकल का आकार। तो जब यह सिकल का आकार ले लेते हैं तो यह शरीर के लिए कष्टकारी होता है और यह शरीर के लिए असामान्य परिस्थिति हो जाती है। इससे जान का भी खतरा रहता है और यह अनुवांशिक है, चीजें बढ़ती जाती है। तो इसको समाप्त करने के लिए पूरा का पूरा मिशन चलाया जा रहा है। अब देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय संस्था ने पंचायत विकास सूचकांक रिपोर्ट जारी की है? पंचायती राज मंत्रालय ने की है। सूचकांक है, इससे यानी कि अंदाजा लगेगा कि कौन सा पंचायत बेहतर स्थिति में है, कौन सा उसकी तुलना में कम बेहतर स्थिति में है। तो पंचायती राज मंत्रालय ही होगा पंचायत से संबंधित अगर सूचकांक है तो। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ जिलों में शुरू किया गया था, महाराष्ट्र के 4 जिलों में। तो महाराष्ट्र के वो 4 जिले कौन थे? पुणे, सांगली, सतारा तथा सोलापुर। इन्हें 4 ग्रेड में वर्गीकृत किया जाना था यहाँ के पंचायतों को, जिसमें जो डी होगा 40% से कम होगा, सी होगा जिसका स्कोर 40 से 60 होगा, बी वाले का 60 से 75 होगा, ए वाले का 75 से 90 होगा और ए प्लस उसका होगा जिसके 90 से भी ऊपर होंगे। इस प्रकार से पंचायती राज संस्थाओं को ग्रेडिंग दी गई। अब उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को भौगोलिक संकेतक प्रमाण पत्र मिला है? तमिलनाडु को मिला है। किसकी बात हो रही? तमिलनाडु के, अभी हमने बताया था 58 उत्पाद हैं जिसे डीआई टैग मिला है। अब तमिलनाडु के आथुर पान को मिला है। अब यह जो आथुर पान है इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, वेत्रिलाई नाम से जाना जाता है। और यह जो होता है बहुत जो टेस्ट की बात करें तो मसालेदार होता है और तीखा होता है स्वाद में। उपयोग इसका मुख्य रूप से पूजा पाठ में होता है या फिर उत्सव में होता है, जैसे शादी वगैरह में भी जो पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह प्रमुख बात है कि याद रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आथुर पान का संबंध किस राज्य से है तो आप बताएंगे तमिलनाडु से है। उसके बाद अगला सवाल है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर बलिदान स्तंभ शहीद स्मारक की आधारशिला रखी है? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। अब यहां पे एक सवाल आता है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में किसकी स्थापना की गई है? बलिदान स्तंभ की। यह बलिदान स्तंभ कहां पे है? वहां पे श्रीनगर में लाल चौक के पास में है। अब यह जो बलिदान स्तंभ है किससे संबंधित है? देश के लिए जान देने वाले शहीदों के लिए, उनकी स्मृति में, शहीदों की स्मृति से संबंधित है। तो याद रखिएगा राज्य कौन सा है और किस स्थान पर है, नाम क्या है? शहीद स्मारक। अब देखिए, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पुरस्कार मिला है। प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। 4 बार दिया जा चुका है, 5वीं बार अभी देना है। अब बात करें शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2018 में
शुरू किया गया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार को। अभी तक 4 बार दिया जा चुका है। 11 श्रेणियों में 41 विजेताओं को यहाँ पर मान्यता दी गई है। अब ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसके माध्यम से दिया जाता है? जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से। पहला स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। अब यहाँ पे बात करें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में तो मध्य प्रदेश को मिला है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जिले में ओडिशा के गंजम जिले को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत में बात करें तो तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत को मिला है। तो यह किस राज्य में है? राज्य तेलंगाना है। उसके बाद बात करें अगले सवाल की, NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने, और यह लगातार 5वें वर्ष हासिल किया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया है? नाम बदलकर रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। देखिए दिल्ली में ही नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी मौजूद थी और उसी स्थान का नाम बदल दिया गया है, और उस स्थान पर भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के दौरान के प्रमुख जो अचीवमेंट थे और उनके बारे में जो प्रमुख जानकारियां थी इस जगह पे मिल जाएंगी। नाम क्या है? प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। अब ऐसे में एक सवाल आता है कि देश में जो प्रधानमंत्री रहे अब तक, तो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले थे, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा हुए, फिर तीसरे नंबर पे लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, फिर उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, PV नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, और फिर उसके बाद अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि 26 मई 2014 से अभी तक, यानी कि दूसरा कार्यकाल उनका अभी शुरू हो चुका है। शुरू किया मतलब खत्म होने की स्थिति में है, और उसके बाद फिर चुनाव होगा, फिर उसके बाद देखते हैं कौन प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति में इतने प्रधानमंत्री हैं, इन सब की जानकारी कहाँ मिलेगी? वहां पे। इनके कार्यकाल कितना है वो भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपके सामने आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फिलहाल के लिए अगले सवाल पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा नेशनल एकेडमी ऑफ कोस्टल पुलिसिंग की स्थायी परिसर की आधारशिला रखी है? यह रखी गुजरात के ओखा में। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने किस स्थान पर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत की है? नई दिल्ली में की है। मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाएं जिससे कि पर्यावरण में प्रदूषण कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कम हो सके, और वह कार्य जो पर्यावरण के अनुसार जीवन इस तरह से जिए कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो सके, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल लाइफस्टाइल हो। चलिए ये हमने देख ही लिया। अब अगला सवाल, स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने देश भर के कितने जिलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया? 200 जिलों में किया। नाम क्या है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला। किसके तहत किया? स्किल इंडिया मिशन के तहत कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया है। ठीक है, अब यहां पे बात क्या की जा रही है? नया कौशल हासिल करने के लिए सरकारी मानदंडों के अनुसार मासिक छात्रवृत्ति दी जाती है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार प्राप्त कर सके, और इस मेले के माध्यम से भी यही प्रयास किया जा रहा है। चलिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना RCS जिसे कहा जाता है, उड़े देश का आम नागरिक जिसको उड़ान कहा जाता है, कि कौन से चरण की शुरुआत की है? उड़े देश का आम नागरिक के 5वें चरण की यह शुरुआत की जा रही है। बात करें पहली बार इसकी शुरुआत कब देखने को मिलती है, तो इसकी शुरुआत कई वर्ष पहले लगभग 2017 में शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन 2017 में जब शुरुआत की गई उड़ान योजना की, जिसका लक्ष्य देखिए क्या था, मुख्य रूप से जो लक्ष्य था वो यह था कि क्षेत्रीय हवाई अड्डे का विकास हो सके और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके, आम लोग भी यात्रा कर सकें, कम कीमत पर यात्रा हो सके। उसके लिए कुछ सीटों को आरक्षित कर दिया गया जिसमें कि कम पैसे लगते थे, यानी सीटों की कीमत कम होती थी, यात्रा करने के लिए किराया कम होता था। अब देखिए लक्ष्य तो यही था क्षेत्रीय हवाई अड्डे का विकास हो और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। अब इसी के लिए ध्यान रखा गया राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 का, और इस राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 को ही विस्तार देने के क्रम में या इसके लागू करने के क्रम में प्रयास क्या किया गया? 2017 में उड़ान योजना लाई गई, और 2017 में उड़ान योजना लाने के बाद उड़ान योजना 1, 2, 3, 4 और अब 5वां चरण आ चुका है। तो इसके माध्यम से याद रखिएगा कि कब आया। और फिलहाल के लिए अगर उड़ान योजना की बात कर लें कि कब से कब तक के लिए चलने वाली है,
तो यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है, यानी कि अगर 2017 में आई है 2027 तक के लिए तो है। अभी 2027 में अपडेट होती है, क्या स्थिति बनती है वो आने वाले समय में देखेंगे। चलिए अभी के लिए अगला सवाल कि हाल ही में नदी के अंदर चलने वाली भारत की प्रथम मेट्रो ट्रेन कौन बनी है? कोलकाता मेट्रो बनी है। नदी के अंदर चलने वाली ट्रेन का मतलब यह है कि यह ट्रेन एक ऐसी जगह पर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी, कोलकाता में हुगली नदी के नीचे बनी हुई है। और कितने नीचे है समुद्र से, यानी कि जो समुद्र तल से देखा जाए तो 33 मीटर नीचे है, 33 मीटर से थोड़ी सी ज्यादा। तो सब सर्वाधिक अंदर, यानी कि जमीन के अंदर अगर आज की डेट में कोई ट्रेन है तो वह यही है। हावड़ा मैदान मेट्रो स्टेशन इसका नाम है। और यह जो है कोलकाता मेट्रो का स्टेशन है और कोलकाता मेट्रो है। और कोलकाता मेट्रो के बारे में तो आपको पता ही है कि यह सर्वाधिक, यानी कि सबसे पहले, सर्वप्रथम बोलेंगे, सर्वप्रथम मेट्रो है भारत की। 24 अक्टूबर 1984 को इसकी शुरुआत हो गई थी और सतह से 33 मीटर गहराई पर है। अपने आप में इसके पहले दिल्ली मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा था हौज खास, वह भी काफी गहराई पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा गहराई पर है। कुछ और स्टेशन भी हैं, आप चाहें तो उनका कमेंट करके नाम बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा नीचे, अगर सतह से नीचे की बात करें तो यही है 33 मीटर, थोड़ी सी उससे ज्यादा ही। चलिए, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक SEEI 2021-22 को किसने विकसित किया? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विकसित किया, लेकिन अकेले विकसित नहीं किया। इसमें अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से यह विकसित किया गया है। और नाम क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। तो राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में ऐसी ऊर्जा का उपयोग किया जा सके जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो, यानी कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन हो या तो ना ही हो। ऐसी ऊर्जा के उपयोग के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, या ऐसे क्या प्रयास किए जा रहे हैं जिससे ऐसी ऊर्जा का उपयोग ना करना पड़े जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह सूचकांक जारी किया जाता है उन प्रयासों के आधार पर, उन प्रयासों को लागू करने के आधार पर। तो यहाँ पर जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यह लेकर आता है, लेकिन उसकी सहायता कौन कर रहा है? अलायंस फॉर द एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी कर रही है। अब यहाँ पे जो फ्रंट रनर के रूप में दिखाई देता है, जिन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, वो कौन है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान। यह 5 राज्य दिखाई देते हैं जिनका स्कोर 60 से ज्यादा रहा। उसके बाद देखें 50 से 60 के बीच में जिन्हें अचीवर कैटेगरी में रखा गया है, असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब। कुछ और कैटेगरी भी हैं, लेकिन शीर्ष में यही राज्य हैं। अब चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया है? नाम देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का तीसरा संस्करण अभी पिछले साल लॉन्च किया गया है। और यह जो लॉन्च किया गया, इसमें क्या बातें जानने को मिलती है कि कर्नाटक न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे ऊपर है, यानी कि पहले नंबर पर है। न्याय सबसे ज्यादा अगर प्राप्त करा रहा है कोई राज्य तो वह है कर्नाटक। अब उसके बाद तमिलनाडु ने रैंकिंग में दूसरी पोजीशन हासिल की, यानी कि दूसरे नंबर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वीं रैंक है। उसके पहले 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कुल मिला के हैं। 2019 में टाटा ट्रस्ट ने आरंभ किया था और यह तीसरा संस्करण है इस प्रकार का, इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है, याद रखिएगा। और यह जो है न्याय के वितरण के 4 स्तंभ के आधार पर तैयार किया गया है। कौन कौन से स्तंभ है जिनके आधार पर पता चलता है कि न्याय मिल सुनिश्चित हो पा रहा है कि नहीं? पहला स्तंभ तो हो गया पुलिस, सबसे पहले इनका होना जरूरी है। फिर न्यायपालिका का कार्य, फिर कारागार में की क्या स्थिति है, वहां क्या प्रोसेस है, और उसके बाद कानूनी सहायता के कुल डेटा पर आधारित। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किसने जल निकायों की पहली गणना की राज्यवार रिपोर्ट जारी की है? जल शक्ति मंत्रालय ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। वह किस प्रकार की है? जल निकायों की पहली गणना। और यह गणना किस प्रकार है? राज्यवार है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने वाटर बॉडी हैं, मध्य प्रदेश में कितनी वाटर बॉडी हैं, बिहार में कितनी वाटर बॉडी हैं। तो उस हिसाब से बताया गया है कि यहां पर देखें 24,24,540 जल निकायों की गणना हुई है, जिसमें से 97.1% जो जल निकाय हैं उनके बारे में कहा गया है कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में है। यानी कि 97.1 में देखिए कितने हैं, 23,55,055। और जो 2.9 है जिनकी संख्या है 69,485। इतने वाटर बॉडीज शहरी इलाकों में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर बॉडीज ज्यादा है, वहां पर कृषि कार्य की वजह से भी वहां पर जो है पानी का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है।
जिससे कि आवश्यकता के दौरान उसकी पूर्ति भी संभव हो सके। अब जल निकायों के मामले में, संख्या के मामले में कि वाटर बॉडी सबसे ज्यादा किस राज्य में है भारत में, तो वह पश्चिम बंगाल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है, फिर आंध्र प्रदेश तीसरे, उड़ीसा चौथे और असम पांचवें नंबर पे है। और बात करें भारत में सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो वाटर बॉडीज हैं वो कौन सी हैं, तो पहले नंबर पे जो देखने को मिलेगी, कुल अगर वाटर बॉडी 100% है तो 100 में से 59.5% जो है वो है तालाब। आधे से ज्यादा अभी भी तालाब है, देखिए 60 के आसपास है। उसके बाद टैंक 15.7%, काफी कम है उसके तुलना में, और जलाशय 12.1%। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नई दिल्ली में वैदिक हेरिटेज पोर्टल की अनावरण किया गया। इसे किसने विकसित किया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। वैदिक हेरिटेज पोर्टल है जो वैदिक हेरिटेज के बारे में जानकारी मिल सके, इसके माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से यही प्रयास सरकार का इसमें किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में कहां देश के नए अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसका उद्घाटन? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ITU कार्यालय और नवाचार केंद्र क्षेत्रीय कार्यालय है। पूरी तरह से भारत द्वारा यह वित्त पोषित रहेगा और इसके माध्यम से जो सेवाएं प्राप्त करने वाले देश हैं, देखिए कौन कौन है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान और ईरान इसकी सेवा प्राप्त करेंगे। अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मामले में। आज की डेट में जो रेडियो स्पेक्ट्रम के द्वारा लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसमें इस सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की बात करें तो 17 मई 1865 में स्थापना हो चुकी थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा में है। क्या है? हेड ऑफिस है। अब उसके अलावा अगर बात करें तो सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193 सदस्य हैं। तो ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी की। अब इस रिपोर्ट से क्या पता चलता है? इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि जन्म के समय लिंगानुपात जो 2017-19 के दौरान 904 था, वह 2018 से 20 के जब कुल आंकड़े लिए गए तो औसत उसका क्या निकल के आया? 907 हो गया, यानी कि लिंगानुपात बढ़ा है। 1000 पुरुषों में 907 महिलाएं हो गई, 1000 लड़कों में 907 लड़कियां हो गई। अब बात आती है इस पर, इस रिपोर्ट में कुछ और भी जानकारी मिली है। जानकारी ये कहती है कि यह आंकड़ा और बेहतर होगा, यानी कि आने वाले समय में, और आने वाला समय कब? 2036 तक की स्थिति में 952 होने की उम्मीद है। अब आप सोचिए 907 से 952, हम कितनी बढ़िया गति से आगे बढ़ रहे हैं, लैंगिक समानता हासिल कर रहे हैं। लैंगिक समानता यानी कि लिंगानुपात की, वैसे लैंगिक समानता एक अलग इसका मतलब होता है, अलग अर्थ होता है, यहाँ पे मैं लिंगानुपात की बात कर रहा हूँ, यानी कि पुरुष के मुकाबले में कितनी महिलाएं होंगी। फिलहाल के लिए इतना, समानता एक अलग विषय है, उस पर अलग चर्चा होनी चाहिए। फिलहाल के लिए अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा देश के कितने राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? 7 की बात हो रही है। कितने टेक्सटाइल पार्क? 7। इन टेक्सटाइल पार्क को कहा क्या जाता है, इसको समझ लीजिए। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, इसी से बना है मित्रा। पीएम मित्र या मित्रा दोनों बोलते हैं। टेक्सटाइल पार्क है और 7 कौन से स्थान है? एक तो तमिलनाडु है, एक तेलंगाना है, एक कर्नाटक है, एक महाराष्ट्र है, एक गुजरात है, एक मध्य प्रदेश है और एक उत्तर प्रदेश है। इन सारे के सारे स्थानों पर क्या होगा? 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। यह संख्या बाद में बढ़ेगी भी। जो कपड़ा उद्योग है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि कपड़ा उद्योग ऐसा उद्योग है जहां पे रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा है भारत में, और अभी और भी अवसर इसमें भुनाए जा सकते हैं। इस टेक्सटाइल पार्क के माध्यम से 5F विजन देखा जा रहा है, मतलब 5F विजन ही इस टेक्सटाइल का एक पर्पस है। क्या है वो 5F विजन? पहला तो है फॉर्म टू फैक्ट्री फाइबर। फॉर्म में जो कच्चा उत्पाद रहेगा उससे क्या बनाया जाएगा? फाइबर। फाइबर से उसको बनाया जाएगा फैक्ट्री में, फिर फैक्ट्री से फैशन में लाया जाएगा, फैशन से फॉरेन में, यानी कि निर्यात किया जाए। कपड़े की एक बात करें, खेत से लेकर के जो वह जो कच्चे उत्पाद के रूप में बना रहता है उसको किस प्रकार से कपड़ा बना करके और फिर उसका निर्यात कर दें, वह 5F है। इसी के आधार पर ही प्रयास किया जाएगा कि यह पूरा का पूरी जो इकाई है टेक्सटाइल पार्क है, इसमें निवेश प्राप्त किया जा सके ज्यादा से ज्यादा और इसे बड़ा एक
इकाई बनाया जा सके, जिसके माध्यम से भारत का निर्यात कपड़ों के मामले में बढ़ाया जा सके। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी? नागपुर महाराष्ट्र में रखी है। नागपुर महाराष्ट्र में अपने आप में अलग किस्म का पहला दिव्यांग पार्क है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। और किसके द्वारा यह आधारशिला रखी गई है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा रखी गई है। अगला सवाल देखिए, एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड कहां संपन्न हुआ? कोलकाता में। कोलकाता में क्या संपन्न हुआ? एशिया का सबसे बड़ा सी फूड शो। सी फूड मतलब समुद्र से संबंधित जो भी खाद्य उत्पाद हैं उनको सी फूड में कहेंगे। किसको बोलते हैं सी फूड? बताइए, 4-5 एग्जांपल दीजिए कमेंट में, जिसको पता है सी फूड क्या होता है। अब यह इंडिया इंटरनेशनल सी फूड का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, जिसके तहत देखा गया कि भारत ने 2025 तक समुद्री उत्पादों के निर्यात में $14 अरब का लक्ष्य रखा है, यह भी सामने आता है। और उसके बाद यह बात जानना जरूरी है कि सबसे ज्यादा मछली निर्यात करने के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर अभी मौजूद है। वैश्विक मछली उत्पादन में 7.7% का योगदान देता है, लेकिन है कौन से स्थान पे? चौथे स्थान पर है। मतलब जो शुरू के देश हैं वो बहुत ज्यादा भागीदारी देते हैं। अब चलिए, ये मुख्य बातें थी जो आपको पता चल गई। अब उसके बाद अभी और भी सवाल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल जन अभियान का उद्घाटन कहां किया है? राजस्थान के सिरोही जिले में किया है। अब राजस्थान के सिरोही जिले में किसका उद्घाटन कर रहे हैं? जल जन अभियान। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उद्घाटन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल जन अभियान का। कहां पे कर रहे हैं? राजस्थान के सिरोही जिले में। ब्रह्म कुमारी संस्था है और जल शक्ति मंत्रालय है, दोनों ने मिलकर यह शुरू किया है। पर्पस देखिए क्या है। पर्पस है जो वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के द्वारा लोगों को प्रेरित करने का प्रयास है। अब आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है? अब देखिए क्या नाम आ रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। इसके लिए कौन मंजूरी दे रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कितने दिए हैं? आवंटन 2022-23 से 2025-26 के लिए किया गया है वित्तीय वर्ष के लिए, और 4,800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो याद रखिएगा। और सीधी सी बात है, किससे संबंधित है? गांवों से संबंधित है, गांव के विकास से संबंधित है। अब आगे देखिए, खनन प्रहरी मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? नाम क्या है ऐप का? खनन प्रहरी ऐप। जो खनन माफिया हैं, जो अवैध तरीके से खनन करते हैं, उन्हें रोकने के लिए जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास इसके माध्यम से किया गया है कि जनता इस ऐप के माध्यम से शिकायत कर सके। और इस ऐप को देखा जाए तो कोयला मंत्रालय ने विकसित किया है, और अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना इसके माध्यम से दी जा सकेगी। कौन देगा? आम लोग देंगे, आप और मैं, हम जैसे लोग देंगे। दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भारत है। अब ये सवाल आ सकता है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है? भारत है। या ये पूछ सकता है, भारत किस नंबर पे सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है? दूसरे नंबर पे है। भंडार के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? 5वें स्थान पर है। इसके अलावा भारत में कोयला उत्पादक जो प्रमुख जिले हैं वो कौन कौन से हैं? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। अब बात आती है डाक टिकटों के 5 दिवसीय महाकुंभ की। AMRITPEX 2023 अमृत पैक्स 2023 के मामले में देखें तो इसका आयोजन कहां हुआ? प्रगति मैदान, नई दिल्ली में हुआ। अगला सवाल, देश की पहली मोहल्ला लोक अदालत की शुरुआत कहां हुई? छत्तीसगढ़ में हुई, और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सबसे पहले शुरू किया गया। और वैसे तो छत्तीसगढ़ में कितनी जगह पर होती है? तो 5 जिलों में हुई है। 10 फरवरी 2023 को 5 जिले कौन से? बिलासपुर के साथ साथ देखिए रायपुर भी है, दुर्ग भी है, जगदलपुर भी है और अंबिकापुर भी है। किस योजना के माध्यम से यह शुरू किया गया? तो एक योजना है न्याय तुहर द्वार, छत्तीसगढ़ की योजना है न्याय तुहर द्वार, इसके माध्यम से शुरू किया गया। और लोक अदालत में होगा क्या? जो गली मोहल्लों के मामले हैं, छोटे छोटे मामले हैं, जिनकी सुनवाई जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, जिस पे जल्द फैसला आ जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए यह लोक अदालत शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य है, तो ये राज्य भी याद रखिएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य कौन सा है। अब आगे देखिए, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस स्थान पर भारत यात्रा वर्ष 2023 अभियान शुरू किया? नई दिल्ली में शुरू किया। नाम क्या है? नाम देखिए, भारत यात्रा वर्ष 2023। इसका लक्ष्य क्या था? कि जो 18वां शिखर सम्मेलन G20 का होने वाला था,
इस शिखर सम्मेलन में जो बाहर के लोग आए हुए थे उन्हें अतुल्य भारत, यानी कि भारत का जो इनक्रेडिबल इंडिया जिसको हम जानते हैं, दर्शनीय स्थल जो है, उस दर्शनीय स्थल के रूप में भारत को हम जाहिर कर सके और पर्यटन क्षेत्रों को दिखा सके वहां के लोगों को। तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था अभियान, और लक्ष्य यही था G20 के माध्यम से भारत के पर्यटक जो स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उनका दुनिया भर में एक प्रचार प्रसार हो सके, वहां के लोगों को घुमाया फिराया जा सके। यही इस माध्यम से शुरू किया गया था। विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? पर्यटन मंत्रालय की पहल है। अब यहाँ पे सवाल आता है, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि विजिट इंडिया ईयर 2023 अभियान किसने शुरू किया, तो पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया। अब विजिट इंडिया ईयर 2023 जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। किससे संबंधित है? पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अब्दुल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। अब आप सोचेंगे कि यह नाम कहां से आ गया अब्दुल फतह अल सीसी, जबकि अभी तो नाम कोई और आना चाहिए, इमैनुअल मैक्रोन का नाम आना चाहिए। तो देखिए, दरअसल यह 74वें की बात हो रही है। 74वें में कौन थे? अब्दुल फतह अल सीसी, जो कि मिस्र के थे। लेकिन अभी की बात करें तो अभी कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे, और यह जो आए थे 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आए थे। अब बात की जाए झांकियों की, तो झांकियों को स्थान प्राप्त हुआ। राज्यों में पहले नंबर की जो झांकी थी, जिसे पहला स्थान प्राप्त हुआ, ओडिशा की झांकी थी। विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण इसकी थीम थी। उसके बाद दूसरा स्थान गुजरात की धोर्डो, गुजरात के समीप पर्यटन स्थल का एक वैश्विक प्रतीक बन चुका है। अब उसके बाद तीसरा देखिए तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कुदावोलाई प्रणाली जो है, लोकतंत्र की जननी जिसे कहा जाता है, उस थीम पर आधारित था। तो ये तो हमारे हो गए तीन, पहला स्थान उड़ीसा, दूसरा गुजरात, तीसरा तमिलनाडु। लेकिन सर्वश्रेष्ठ झांकी का अलग था। वह जो मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी का मंत्रालय और विभाग के स्तर पर मिलता है, वह मिला था संस्कृति मंत्रालय को। और संस्कृति मंत्रालय की जो थीम थी, भारत लोकतंत्र की जननी। अब यह महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, तमिलनाडु में तो कुदावोलाई प्रणाली महत्वपूर्ण थी, और गुजरात में जो धोर्डो वहां का प्रमुख स्थल है उसके लिए प्रथम था, द्वितीय था, और पहले स्थान पर उड़ीसा था, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए। तो सबकी थीम किससे संबंधित थी वह पता हो, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से नंबर पर हैं, यह सब पता होना चाहिए। चलिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। कहां किया गया? जयपुर में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने की जरूरी हो जाता है। फरवरी 2023 में नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। BVR सुब्रमण्यम को, पूरा नाम याद रखिएगा, BVR सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया। अब नीति आयोग का नया सीईओ इन्हें क्यों नियुक्त किया गया? क्योंकि इनके पहले के जो थे परमेश्वरन अय्यर, इनका टाइम आ गया था आगे बढ़ने का, और ये आगे बढ़ के कहां पहुंच चुके हैं? विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक। कितने वर्ष समय के लिए? 3 वर्ष के लिए। विश्व बैंक जो है के मुख्यालय में, यानी कि वॉशिंगटन डीसी में, यह कार्यकारी निदेशक के रूप में अभी मौजूद है 3 साल के लिए। अब देखिए, भारत की वह झील जहां फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित की गई और जिसे पहली बार आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें जवाब होगा आपका पैगोंग सो झील लद्दाख की है। क्या है इसमें जानने वाली बात कि यहां पर फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन हुआ। कहां पर है? लद्दाख में है। यहां पर यह जो पैगोंग सो झील है, यह झील जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बनी हुई है, यानी कि आधा कुछ हिस्सा इसका भारत की तरफ माना जाता है, कुछ चीन की तरफ। ऐसा खबरों में, वेबसाइट में आप जाएंगे तो देखेंगे, यह जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि यहाँ का पानी कैसा है? तो यहाँ का पानी है खारा, इसीलिए इस पानी में जीवन देखने को अमूमन नहीं मिलता है। लेकिन इस पानी में जब शीत का समय आता है तो यह पानी जम जाता है, और जब यह पानी ठंड के समय में जम जाता है तो फिर देखिए वहां पे क्या होता है, फ्रोजन लेक मैराथन हो गया, और अपने आप में यह पहली बार हुआ है। तो फ्रोजन लेक मैराथन क्या है? मतलब कि इसको फ्रोजन बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो हो सकता है शब्द में जो टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन जो फ्रोजन है एक तरह से देखा जाए तो जो जम गया है जल इस झील का, उसी झील के ऊपर रेस हो रही है, और थोड़ी सी रेस नहीं हो रही, बहुत लंबी रेस हो रही है।
क्योंकि मैराथन है और आपको पता है मैराथन रेस क्या होती है, बहुत लंबी रेस होती है। ये सारी बातें याद रखिएगा और अपने आप में क्या है, यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इतनी ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर हुआ है, ऊंचाई देखिए तो 13,862 फीट की ऊंचाई है। इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए किस कंपनी ने भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है? कंपनी का नाम है स्काई एयर। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, किसने किया है भारत में ड्रोन के लिए एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट? वह स्काई एयर। अब एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट से क्या मतलब है? ड्रोन कहाँ चलेंगे? धरती पे जमीन में तो चलेंगे नहीं, हवा में ही चलेंगे, मतलब आसमान में ही चलेंगे। वहां पर भी तो एक ट्रैफिक को मैनेज करना होगा। जब ड्रोन चलेंगे तो किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है, आपस में 2-3 टकरा गए तो इस बात का ध्यान रखने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट उनका भी जरूरी हो जाता है। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव थीम पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहां पर किया? हरियाणा में। क्या किया? एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन। राष्ट्रीय सम्मेलन जो था किससे संबंधित था? महिलाओं से था। और थीम क्या थी? महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव। इस थीम पर यह पूरा का पूरा उद्घाटन हुआ। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला सवाल देखिए, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय है, सिविल बॉडी कौन बना है? आपको पता है इंदौर ऐसा शहर है जो लगातार 6 बार से सर्वश्रेष्ठ सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सामने आ रहा है। अब बात आती है उसका नगर निगम ने भी एक कमाल किया है। उसके नगर निगम ने क्या किया है? वो पहला ऐसा सिविल बॉडी बन गया है, यानी कि नगर निगम बन गया है देश का, जिसने ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। और ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला कौन है? इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से 244 करोड़ इसने कमा भी लिए। अब इसमें होता क्या है? कोई आपसे पूछ ले ग्रीन बॉन्ड है क्या, तो ग्रीन बॉन्ड अपने आप में एक साधन की तरह है। किस प्रकार का साधन है? धन या ऋण प्राप्त करने का साधन। जैसे कि कोई ग्रीन बॉन्ड परियोजना में धन जुटाएगा, कैसे जुटाएगा? जब लोग उसे बॉन्ड को प्राप्त करेंगे और बदले में पैसे देंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आगे चल के उनका फायदा होगा, उनको मुनाफा होगा। इसी वजह से लोग बॉन्ड ले लेते हैं और लोग बॉन्ड बेचते हैं। तो इन्होंने बॉन्ड बेच के पैसे कमाए। लेकिन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड का उपयोग कहां होगा? ग्रीन बॉन्ड का उपयोग ऐसी जगह पे होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन, इस प्रकार के जब कार्य करेंगे, जब इस प्राप्त धन के माध्यम से, तो वह धन जो कहलाएगा, वह बॉन्ड कहलाएगा, वह कहलाएगा ग्रीन बॉन्ड। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया था दुनिया के स्तर पर, लेकिन अभी हम जो बात करने वाले हैं वो नगर निगम पहला कौन सा है? इंदौर का है। ये मुख्य बात हो गई। यहाँ पर यह जो इस्तेमाल करने की कोशिश बात की गई थी, यानी कि शुरुआत जो होगा इस धन का, सबसे पहला जो उपयोग होगा सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए होगा। सौर ऊर्जा प्राप्त किया जाएगा इस धन के माध्यम से। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। देखिए हर किसी के पास आज की डेट में आधार कार्ड है। आप जो वीडियो देख रहे हैं और मैं जो इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हूं। अब यह जो आधार नंबर है कितने अंकों का होता है? 12 अंकों का होता है। यह आधार नंबर किसके माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के माध्यम से, यानी कि आधार कार्ड हमें इसी के माध्यम से, हमारी बायोमेट्रिक जानकारी इनके पास मौजूद है। अब देखिए इन्होंने AI चैटबॉट दे दिया, आधार मित्र। अब आधार कार्ड से जुड़े हुए कोई भी सवाल होंगे तो हम किससे पूछ सकते हैं? इस चैटबॉट से। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर जो हमारे सवाल का उचित जवाब इसको लगेगा देना चाहिए, वह जवाब देगा। कौन देगा? आधार मित्र देगा। अब UIDAI के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि आखिर यह है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो अगर किसी को इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में भी पता है तो आप चाहे तो मुझे बता सकते हैं, बाकी हिंदी में तो देखिए आपके सामने मौजूद है। अब आगे देखिए, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिर के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? देखिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सबसे पहले शुरू देखिए, सवाल में बहुत सारे जवाब हैं और सवाल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, इसने क्या किया है? मंदिर के अनुष्ठान को लाइव देखने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का लॉन्च नाम क्या है? टेम्पल 360। टेम्पल 360 पोर्टल किससे संबंधित है? मंदिर के अनुष्ठानों को देखने के लिए। लॉन्च किसने किया है? संस्कृति मंत्रालय, जो कि केंद्रीय है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। अगला सवाल, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल RPF ने किस अभियान के तहत कथित कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो अभियान चलाया ऑपरेशन उपलब्ध। जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ RPF ने यह अभियान चलाया है। चलिए आगे देखते हैं।
अगला सवाल है, वह शहर जो हाल ही में प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है, कौन है वो? सूरत है। किस प्रकार से? जो प्रसंस्कृत स्टील स्लैग हैं उनके माध्यम से सड़क बनाएगा, पहला भारतीय शहर है, कौन है? गुजरात का है, सूरत है। अगला देखिए, अप्रैल 2023 में पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस पर हमने पहले भी चर्चा की है। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका संबंध किससे है? जैसा कि आप समझ चुके हैं, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। अब देखिए, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा बनाए गए ब्रिज का उद्घाटन किया? तो मोजाम्बिक में किया है। और किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के द्वारा बनाया गया है। और विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। चलिए कुछ और सवाल हैं। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है अभी? तो हिमाचल प्रदेश बना है। उसके बाद भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100 बैठक का आयोजन, यानी कि 100वीं बैठक का आयोजन कहां हुआ? वाराणसी में। अब तो G20 समिट हो चुकी है, अब भारत उसका अध्यक्ष नहीं है, अब उसका अध्यक्ष कोई और है। अब आगे देखिए, हाल ही में भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। अब बात यहाँ पे देखिए, G20 की बात आई है तो कौन है अभी ट्रोइका में अध्यक्ष कौन है? यह बात भी आपको पता होना चाहिए। ट्रोइका कौन होता है? G20 में ट्रोइका कौन है? जो पहले अध्यक्ष था, जो वर्तमान में अध्यक्ष है, जो आगे आने वाले समय अध्यक्ष रहेगा। तो अभी ट्रोइका में भारत तो है, क्योंकि भारत अभी हाल में अध्यक्ष था, और जो नया अध्यक्ष है वह 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक अध्यक्ष रहेगा। अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आगे आने वाली वीडियो में जब हम बहुत सारे समिट्स के बारे में बात करेंगे तो वहां पर इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्घाटन हुआ है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही, उत्तर पूर्व की बात हो रही, वहां पे कहां पे? गुवाहाटी में हुआ है। तो एम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन उत्तर पूर्व में गुवाहाटी में पहला है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। चलिए बताइए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है और किस वर्ष से मनाना शुरू किया गया था? अब देखते हैं अगला सवाल। गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरा होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी कि घोषणा हो चुकी थी और सम्मानित किया भी गया, गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार क्यों दिया जाता है किसी को? जो गांधीवादी तरीके से या किसी खास तरीके से जो गांधीवादी तरीका हो, जिसको हम अहिंसक तरीका बोलते हैं, समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान लेकर आता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि यह गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा जो शुरू किया गया, यह 1995 में शुरू किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर शुरू किया गया। इसके तहत 1 करोड़ रुपए, कितना? 1 करोड़ रुपए दिया जाता है। लेकिन गीता प्रेस गोरखपुर की बात करें, गीता प्रेस गोरखपुर को 100 साल से ज्यादा का समय हो चुका है उसकी स्थापना को। उसकी स्थापना के पीछे जो कहानी थी वो ये थी कि गीता प्रेस जो संस्था थी, इनकी अपनी जो संस्था थी, ये लोग गीता के प्रसार में लगे हुए थे, उस पर चर्चा करते थे, लेकिन जो प्रिंटिंग मशीन जहां से ये ऑर्डर देते थे गीता की छपाई का, वहां पे जो शब्द थे उसमें काफी त्रुटियां आती थी। तो फिर इनको किसी ने सलाह दी कि आप अपना ही प्रिंटिंग प्रेस शुरू कर दो, और इन्होंने फिर गीता के प्रसार के लिए जो चर्चा करते थे, उस चर्चा के लिए जो गीता की छपाई करना शुरू किया वो खुद के माध्यम से करना शुरू कर दिया। और आज की डेट में गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़ा रिलीजियस पब्लिकेशन बन चुका है। सबसे ज्यादा रिलीजियस किताबें किसी पब्लिकेशन में प्रकाशित होती हैं तो यहीं पे। अब बात आए तो इसकी एक पॉलिसी है, गीता प्रेस कभी इनाम में प्राप्त की हुई धनराशि या कोई भी इनाम पहले तो स्वीकार ही नहीं करता, पहली बात, और धनराशि तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता अगर इनाम ही नहीं स्वीकार कर रहा है। लेकिन पहली बार अपनी पॉलिसी में इन्होंने कुछ बदलाव किया। बदलाव यह था कि उन्हें यह जो सम्मान दिया गया गांधी शांति पुरस्कार, इस सम्मान को स्वीकार करने की उन्होंने सहमति तो जता दी, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि यह जो धन है, इस धन को वह नहीं प्राप्त करेंगे, यानी कि यह 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि है वह यह नहीं स्वीकार करेंगे, और इन्होंने यह स्वीकार नहीं की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? राजस्थान में किया गया। किससे संचालित है? सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन है। तो याद रखिएगा, राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अब शुरुआत की बात करें कब हुई है, तो जून 2023 में शुरू हुआ था, और राजस्थान के कौन सी जगह पे? उदयपुर के गुलाब बाग में शुरू किया गया था। और इस ट्रेन का एक खास नाम है। नाम क्या है? महाराणा प्रताप एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है, टॉय ट्रेन का।
अगला सवाल, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस दिवंगत जनरल विपिन रावत की आदमकद प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? देहरादून उत्तराखंड में इनकी प्रतिमा का अनावरण होता है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। उसके बाद फिर देखने को कौन मिलते हैं? उसके बाद देखने को मिलते हैं प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। अब आगे देखिए, भारतीय सेना ने एक रणनीतिक पहल के तौर पर जम्मू कश्मीर में गहन आतंकवाद रोधी अभियान की शुरुआत की है। ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद है उसको रोकने के लिए आतंकवाद रोधी अभियान जिसको कहा जाता है उसकी शुरुआत की है। किसने शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने किया है। अब देखिए यहां पे हमने जो बात की थी सीडीएस की, सीडीएस के बारे में मोटा मोटा आपको पता होना चाहिए कि सीडीएस एक तरह से देखा जाए तो वह व्यक्ति है जो तीनों सेनाओं, इस सीडीएस में तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं इनसे जुड़े रहेंगे, और सीडीएस पद पर जो भी व्यक्ति रहेगा, जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री के साथ उसकी सीधे वार्तालाप होगी और उसकी वार्तालाप फिर सेना से होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो एक प्रमुख स्थान इसका देखने को मिलता है। पहले सीडीएस का पद नहीं था, हाल के वर्षों में ही सीडीएस का पद आया, जो सरकार और सेना के बीच में जो संवाद है उसको और बेहतर करने का प्रयास करता है। अब बात करें अगले सवाल की, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का उद्देश्य देश में कितने घरों की छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली या रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है? 1 करोड़। ये बात आपको पता भी है कि अभी हाल ही में जो बजट आया है, केंद्रीय बजट, उसमें इस योजना के बारे में बताया गया है कि भारत के 1 करोड़ जो कम आमदनी वाले या मध्यम आय वाले घर हैं, जो लाभार्थी होंगे इस योजना के आधार पर, 1 करोड़ ऐसे घरों को चुना जाएगा जिनके छत पर क्या प्रयास किया जाएगा? सौर ऊर्जा प्रणाली को लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें बिजली प्राप्त होगी। तो रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे 1 करोड़ घरों में। चलिए अब एक योजना है, एक प्रोग्राम है, उसके बारे में जान लीजिए। 2014 में एक प्रोग्राम शुरू हुआ, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। इसी तरह का काम उसमें भी था कि छत में सोलर पैनल लगाने हैं जिसके माध्यम से बिजली उत्पादन को बढ़ाया जा सके। और लक्ष्य ये रखा गया था कि भारत में 2022 तक 40,000 मेगावाट, या इसको हम बोले 40 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा, गीगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। लेकिन ऐसा हो ना सका, 40,000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो ना सका। तो हुआ यह कि अब इसके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 2022 की जगह पर 2026 की सीमा निर्धारित कर दी गई है। अब 2026 की सीमा तो निर्धारित कर दी गई है, लेकिन यह बात भी कही गई है कि अब इसी प्रोग्राम को आगे किस रूप में देखा जा सकता है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के रूप में, कि यह सूर्योदय योजना जो है इसी लक्ष्य को, जो 40,000 मेगावाट या 40 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करना है सौर ऊर्जा के, वह कैसे होगा? इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के माध्यम से होगा। जो 2022 था, इसी वजह से उसको 2026 कर दिया गया है, क्योंकि अब इस योजना को लागू करने में अभी समय भी लगेगा। अब देखिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश डिवाइस लॉन्च किया है? लॉन्च क्या किया है? नीतीश डिवाइस। अब आप सोचेंगे कि यह नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री उनके नाम पर है। देखिए राज्य तो वही है कि बिहार है, बिहार में ही नीतीश डिवाइस लॉन्च हुआ है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। देखिए नाम क्या है? नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, इसी को शॉर्ट में बोला गया है नीतीश। बिहार राज्य से संबंधित एक डिवाइस है। अब वहां के किसानों को और आम लोगों को एक डिवाइस मिलेगा जो पेंडेंट की तरह होगा, जिसको लोग अपने गले में भी पहन सकते हैं, और इस डिवाइस पर कोई भी आपदा आने वाली होगी अगर उनके आसपास के क्षेत्र में, तो सूचना मिल जाएगी। और आपदा आने के आधे घंटे पहले ही, चाहे मान लीजिए कि बाढ़ आने वाली की स्थिति हो, या हीट वेव आना हो, या कोल्ड वेव आना हो, या बिजली गिरने की संभावना बनती हो, तो आधे घंटे पहले ही इनको अलर्ट मिल जाएगा, जिससे कि ये अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर सकेंगे। स्पेशली किसानों को ध्यान में रखकर यह शुरू किया गया है। अब देखते हैं इसका क्या अपडेट होता है। फिलहाल के लिए अगले सवाल पे आते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024 के लिए कितने लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है? देखिए कुछ नामों के साथ शुरू हुआ था और अंतिम रूप से 5 नामों को देने की घोषणा की गई है। अब आपको मैंने एक बात बतानी है, बात यह है कि भारत रत्न जो है 3 लोगों को ही एक साल में दिया जा सकता है। फिर आप पूछेंगे 5 लोगों को क्यों दिया गया? क्योंकि पिछले साल नहीं दिया गया था, तो बैकलॉग के रूप में पिछले साल नहीं दिया गया था, उस बात को कंपनसेट करने के लिए 5 लोगों को दिया गया है।
लेकिन जो आधार है, जो सामान्य नियम है, वह 3 लोगों का है। अब आप देखें कौन कौन से नाम है। कर्पूरी ठाकुर। अब कर्पूरी ठाकुर कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका योगदान इतना अतुलनीय है कि जो भी इनके बारे में जानता है, अगर आपने डेली करंट अफेयर्स विद एमसीक्यू प्रोग्राम फॉलो किया है या तो कहीं भी करंट अफेयर पढ़ा है तो जानता ही होगा। मनकोम्बू संबाशिवन, एमएस स्वामीनाथन, जो कृषि क्रांति, हरित क्रांति आप जानते हैं 60 से 70 के दशक में जो हुई थी गेहूं और चावल के क्षेत्र में, वह हरित क्रांति का श्रेय किसे मिलता है? एमएस स्वामीनाथन को मिलता है। अभी हाल में जो आंदोलन चर्चा में है, कौन सा आंदोलन चर्चा में है? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन 2.0 जिसे कहा जाता है, उसके बारे में जो मांग के बारे में कहा जाता है कि 12 मांगे उन्होंने जो रखी हैं सरकार के सामने, उन मांगों का आधार एक राष्ट्रीय किसान आयोग है 2004 में जिसकी स्थापना हुई थी, जिसकी अध्यक्षता एमएस स्वामीनाथन ने ही की थी। और एमएस स्वामीनाथन की वह रिपोर्ट, उनकी अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आई थी वह 2006 में आई थी, इसीलिए एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट उसे कहा जाता है। और उस रिपोर्ट पर जो अनुशंसाएं की गई थी, उसी के आधार पर आज किसान आंदोलन भी होता है। यानी कि उनकी अनुशंसाएं एक चर्चा का विषय तो है ही, यानी कि कुछ अध्ययन के आधार पर ही वो आई हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और हो भी रही है। सरकार भी कर रही है और आम लोग भी कर रहे हैं। फिलहाल देखिए आगे आते हैं। पामुलपंथी वेंकट, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। अब बात आती है कि यह जो भारत रत्न है किसी भेदभाव के बिना दिया जाता है, यह बात याद रखिएगा। अब इसमें बात आती है जो प्राप्तकर्ता है, पहले प्राप्तकर्ता, पहली बार 1954 में इसकी स्थापना हुई थी जो भारत रत्न पुरस्कार है, तो शुरुआत में किसे मिला था? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। 1954 में सम्मानित किया गया था। ये मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि भारत रत्न से जुड़े हुए लोग हैं। इन भारत रत्न प्राप्त करने वाले जितने भी पुरुष हैं, व्यक्तित्व हैं, इनके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी ध्यान में रखनी आवश्यक रहेगी। तो मेरे हिसाब से डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज जो एक प्रोग्राम आता है इसी चैनल पर, हर दिन लाइव आता है, सुबह सवेरे आता है, मुझे उम्मीद है कि आप वह हमेशा फॉलो कर रहे होंगे। अक्टूबर महीने पिछले साल शुरू हुआ था, तो वह प्रोग्राम जो लगातार देख रहे होंगे उनको भी फायदा होगा। लेकिन यह रिवीजन सीरीज है करंट अफेयर का, तो इसे एक रिवीजन के तौर पर जब आप देखेंगे, अगर आपने साल भर अच्छे से तैयारी की होगी, तो यह आपको अच्छा भी महसूस कराएगी और लाभदायी तो रहेगी ही। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि अगला वीडियो भी देख सकें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।